ना ना ना, 19 तक नहीं जाएगा सर, वो हाँ, तो अभी जाएगा वो एक दो मतलब, दिन में ही। हाँ वो 5 की जगह 6 या 7 तक चला जाए, कोई समस्या नहीं। ठीक है। ठीक है सर, यही हाँ, हाँ अगर जी आप सर, 19 थैंक के यू। चक्कर में 19 21 तारीख तक चला ना ना गया, ना, 19 हाँ, नहीं सर, वो तो तो फिर काफी वो लेट हो हमारी तरफ जाएगा से भी फिर। 19 21 आगे भेज दिया जाएगा, और फिर 19 21 की जगह पता नहीं नंबर कितने आएंगे। नहीं सर, ठीक है। इतना लेट नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। हम समझते हैं, हम भी कभी विद्यार्थी थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ एक दो दिन लेट हो सकता है, लेकिन मुख्य बात है कोशिश होनी चाहिए। कोशिश ये है कि आपके 5 पेपर के असाइनमेंट है, कम से कम 5 में से आपने सपोज करो 3 सबमिट कर दिए, 4 कर दिए और एक आधा रह गया, तो एक दो दिन के बाद तक सबमिट हो जाए। समस्या ये है कि 5 तक अगर एक भी असाइनमेंट नहीं सबमिट होता, तो ये उसे दिखाई देता है कि विद्यार्थी आलसी है, वो कर्तव्य परायण नहीं दिखाई देता उससे। ठीक है, एक आधा रह जाता तो बात तक हो जाएगा, उस समय कोई समस्या नहीं। सर तो जिस विद्यार्थी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराए कुछ रहते हैं, तो मैं 2 दिन का और टाइम बढ़ाता हूं मैं, कि 7 तारीख तक आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए सभी, लेकिन कोशिश करें 5 तक आपके लगभग एक दो अवश्य सबमिट हो जाएं। सर हाँ बोलिए। नेक्स्ट। 8 पेजों का हो सकता है क्या असाइनमेंट? 8 और 10 में क्या फर्क रहेगा, आप इतना कुछ धीरे धीरे 2 पेज लिखे जा सकते हैं। क्योंकि सर मैंने पीडीएफ बना चुकी है, बस सबमिट करनी रहेगी, मेरे सारे कोई असाइनमेंट्स हो बात गए ना, हैं। 2 पेज और लिख के पीडीएफ पीडीएफ बन जाएगी, ऐसा कोई पीडीएफ ऐसे थोड़ी है वो बनाने में कई साल लगेंगे। नहीं एक नहीं महीने सर, पीडीएफ, नहीं सर, 1 मिनट लगे। मेरी गुड़िया की तबीयत एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब है, इमरजेंसी में भी एडमिट करनी पड़ी थी, चलो तो कोई बात, इस तरह ये इमरजेंसी है कोई बात नहीं, अगर इस तरह कोई ये बहुत इमरजेंसी, मुश्किल से बना पाई हूँ मैं। कोई समस्या नहीं, अगर इस तरह की कोई सी इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ कोई समस्या नहीं। और बोलिए, किसी तरह की कोई जिज्ञासा होगा, और किसी विद्यार्थी की कोई भी जिज्ञासा हो तो बोलिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था, मैंने असाइनमेंट तो बना लिया सर, लेकिन आपने प्लेन पे बोला था, मैंने एक साइड प्लेन और एक साइड लाइनदार ऐसे लिख दिया, तो फिर मैं दोबारा असाइनमेंट बनाऊं? आपने दोनों तरफ लिखा है? हाँ जी सर। अच्छा, जब प्लेन बताया गया पे था, जब आपको पता नहीं था क्या आगे? सर बन गया, जब बाद में ध्यान आया सर, कुछ तो मेरा बच्चा छोटा है सर, लेकिन तो इस वो तो वजह से बता तो मैंने लगभग एक सप्ताह पहले था। आपने यही बताया था कि वो करना है सर, तो इस हाँ। वजह से बन गया, और फिर बाद में ध्यान है कि सर ने ये कहा था तो कि प्लेन लेकिन छोटे बच्चे की थोड़ी गलती है, मतलब गलती आप करो बात, छोटे बच्चे पे तो करे, वो छोटा बच्चा है जी। मतलब कोई छोटे बच्चे ने थोड़ी बनाना था असाइनमेंट, तो आपने बनाना था। असाइनमेंट सर मैंने अब बनाना ये था। कौन है कि मेरे से गलती होगी, छोटे बच्चे हाँ बात सर, जिम्मेदारी बता लो। ये है कि सर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। कोई बात टाइम नहीं, तो कोई आप बात नहीं, कहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगी। जो नहीं, दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने बना दिया वो सबमिट कर दिए, जो रहते हैं वो अपने लैंग्वेज पेज पर बनाए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। और अगर फिर भी सारे बना चुके हो, तो फिर आप पूरे पेज पर लिखने का अतिरिक्त अभ्यास करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अभ्यास आपका अवश्य होना चाहिए, असाइनमेंट से आपका सबमिट आपका लेंथर में होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और बोलिए, किसी को बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये आज ही क्लास ले रही हूँ, मुझे अभी अभी पता चला, जैसे आपने बोला वही प्लेन पेज पे बनाने थे असाइनमेंट, तो सर मैंने तो जैसे हमारा लास्ट एग्जाम था तभी बुक्स ले ली थी, और 10 दिन के अंदर सारे असाइनमेंट मैंने तो वो लाइन वाले पे जैसे बनाए बना के रख दिए थे, मैं सबमिट इसलिए नहीं लास्ट करा पाई। बुक कहाँ से ले लिया आपने? सर वो जिस दिन लास्ट पेपर था ना, रोहतक से ही लेके ही आई थी मैं बुक ना। अच्छा, रोहतक से ये कोई ये जो नोट्स ये उस तरह के होते हैं, हाँ जी, लक्ष्मी गाइड के वगैरह। नोट्स होते हैं ना सर, हाँ जी। वो। क्योंकि मुझे पता था मेरे देवर की शादी थी सर, तो इस टाइम मैं आज ही फ्री हुई हूँ, तो मैं अभी भी कुछ काम कर रही हूँ, तो क्लास ले रही थी मैं, चलो, तो अब बना के अभी सबमिट पता करवा चला। चुके हो? मैंने तो सर इसीलिए मैंने पहले ही बना दिए थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था ना। बना के सबमिट कर चुके हो? नहीं, सबमिट आज कर दूंगी सर, मैं रात को मैंने पीडीएफ भी बना लिए, मेरे चलो देवर की शादी थी ना सर, वो मैंने पहले ही बना दिए थे, इसीलिए मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे इस टाइम नहीं था ना, तो मैंने उस टाइम कंप्लीट करके रख दिए थे अपने। कोई समझ, इस तरह कोई समझ, मेरे तो देखो सारे ही मैं लाइन देखो वाले एक पे मिनट बने हुए हैं सर। मेरा कोई इस तरह से आग्रह नहीं है कि आपका पूरे पेज पे होना चाहिए, लाइनदार पेज होना चाहिए। मेरा केवल इसलिए कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप लाइनदार पेज पर बनाएंगे, तो उसमें एक जो लिखने का अभ्यास है वो नहीं हो पाता।
नहीं भी जी आके सर, कोई भी बिल्कुल पत्र लिखते मैं हैं, कोई समझ, एप्लीकेशन लिखते हैं तो ब्लैंक पेज पर लिखा जाता है आगे। हाँ जी हाँ जी, इसलिए वो मैं प्यार समझ कर, पा रही हूँ सर। हाँ, आप असाइनमेंट तो आपको बनाना ही है, और क्यों ना ऑनलाइन वो सर पूरे पेज पर बनाया जाए एक्चुअली, तो बेहतर होता है। हाँ नहीं वो मैं, वही हो गया ना 25 से हम 1 तारीख हाँ, तक तो वैसे ही कोई बिजी समस्या थे। नहीं। वो मेरे आगे तो उसी में ही बन गए थे, फेब में ही मैंने एंड कोई पे बना के रख दिए थे। कोई समस्या नहीं, कोई। ठीक है, और बोलिए। मैं बार बार प्रश्न इसलिए पूछा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास कॉल आ वो रहे मैंने अभी इन्होंने पूछा ना सर, तभी मेरे को, मैंने कहा ये तो मैंने तो बहुत पहले बना के रखे हुए हैं। डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपकी समस्या समाधान हो गया। ओके, मैं ये थैंक यू सर। प्रश्न बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास कॉल आ रहे हैं, जी क्या करें, क्या असाइनमेंट बनाए, कैसे बनाए। वो उस समय मेरी काफी व्यस्तताएं होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास एज ए विभागाध्यक्ष का दायित्व है, रेगुलर का भी, डिस्टेंस का भी, दोनों दायित्व मेरे पास है। तो डिस्टेंस रेगुलर के भी लगभग अप्रोक्सीमेट 500 विद्यार्थी हैं, डिस्टेंस के भी लगभग 300 विद्यार्थी हैं। अगर ऐसे लगभग अप्रोक्सीमेट और भी हैं तो हजारों आपके आसपास है। 1000 में से अगर 200 भी विद्यार्थी रोज कॉल करेंगे तो कितना एक डिस्टर्बेंस होगी। तो इसलिए हो सकता है कि कॉल को कई हो गया मैं ना अटेंड कर पाऊँ। तो इसका तरीका यही है कि जब क्लासेज होती हैं, जो भी डाउट हो क्लास में पूछिए। कॉल में आप भी करें, आप भी परेशान हो, कॉल अटेंड ना हो, उधर से मेरे को भी समस्याएं हो। तो इसलिए जो भी डाउट है आप क्लास में पूछिए, कॉल करके आप भी परेशान ना हो और दूसरा भी परेशान ना हो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए, अन्यथा फिर हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद और किसी का नहीं। एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सुन पा रहे मुझे? हमारे सर एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, आपको पता नहीं चल गया? 9 और 10 तारीख से एग्जाम के शुरू हो चुके हैं, होंगे हमारे सर नहीं रेगुलर के। हाँ सर, रेगुलर की आ चुकी है सर। हाँ रेगुलर की थोड़ा सर हमारे कब तक है सर स्टार्ट? अभी सर ऐसे शौक मत दो सर, थोड़ा देखता हूँ कि असाइनमेंट हुए नहीं है, पता चला कि पेपर का बम फूट गया। थोड़ा सस्पेंस बनाना जरूरी है कि अभी रेगुलर की आ चुकी है। 9 और 10 तारीख से एग्जाम है, और इसी तरह डिस्टेंस की भी आगे आएगी। डिस्टेंस की मान सकते हैं लगभग अप्रोक्सीमेट 20 के बाद होंगे एग्जाम। तो इस हिसाब से सर बस ये बता दो सर, 31 मई का कोई एग्जाम तो नहीं है, अगर आपको पता है तो? इसमें कोई पता नहीं, डेट शीट आएगी तभी पता लगेगा। और 31 है, अगर संडे नहीं, संडे है तो संडे नहीं है सर, सैटरडे है सर। हो सकता है एग्जाम, कोई समस्या नहीं, हो सकता है। ठीक है सर नहीं होना चाहिए, अगर कोई एप्लीकेशन देनी है तो बता दो सर, मैं पहले ही ऐसा कुछ कोई ऐसे किसी का अपनी क्या समस्या होगी 31 को? एक्चुअली सर मेरे ससुर जी रिटायर हूँ, फिर मैं कैसे आऊंगी? अच्छा, कोई बात, रिटायरमेंट एग्जाम देकर रिटायरमेंट जो कर लिया बाद में कर लिया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रिटायरमेंट कई दिन चलती है। पेपर में लड्डू लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके बारे में 31 को पेपर नहीं लगवाएंगे बस। ठीक है सर, मैं पिछले 1 साल से ये तो नहीं, अगर ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो जाए नहीं, चेंज नहीं होती ऐसी डेट। हजारों विद्यार्थी एक विद्यार्थी वैसे चेंज करने लगे। नहीं सर, एक्चुअली ठीक है, कोई बात मेरे खुद के वो है ना, इसीलिए वो कुछ होता तो बाद में दे सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ये तो है सर, तो वही 1 साल के बाद जाएगी। चलो देखते हैं किस्मत कैसे करती है। तो चलो, तो आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पर, जिसे मैंने पहले भी चर्चा की थी। संस्कृत शास्त्र परंपरा, जैसे वैसे ये विषय ऐसा नहीं है कि जिसको पढ़ाया जाए, ये विषय ऐसा है आपको स्वयं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको कैसे याद करना उस पर थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। इसकी सिलेबस पर हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर लगभग 8 नंबर या 16 नंबर का प्रश्न आ सकता है। 16 नंबर का है तो विस्तार से आएगा, नहीं तो सामान्य रूप से 8 नंबर की टिप्पणी आएगी। लगभग 3 में से 2 पर टिप्पणी लिखी, ऐसा लगभग संभावना रहती है आने की। तो अलग अलग जैसे विषय है, थोड़ा अगर मैं संक्षेप में शास्त्रों के बारे में करें, जो मैंने नोट्स पहले शेयर कर रखे हैं उन्हीं में से मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जैसे इसमें दे रखा है शब्दकोश शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, धर्म शास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र,
छठे नंबर चिकित्सा शास्त्र है, जो शॉर्ट में 11 पेज की जो ये PDF शेयर कर रखी है, उसमें आपके सिलेबस में वास्तव में चिकित्सा शास्त्र सबसे पहले। तो थोड़ा पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चिकित्सा शास्त्र है क्या? क्या होता है चिकित्सा? बताएंगे कोई विद्यार्थी? चिकित्सा किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र क्या है? या आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद एंड रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं इसको। तो संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, जो विषयों का भी विषय है। बहुत सारे विषय इसके अंदर समाहित है। इसके अंदर एलोपैथी भी है, इसके अंदर आयुर्वेद भी है, इसके अंदर चिकित्सा भी है, इसके अंदर राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है। बहुत सारे शास्त्र इसके अंदर समाहित हैं। संस्कृत के नए ऐसे ग्रंथों को लिखे गए हैं। सबसे पहले हम अगर चिकित्सा शास्त्र की बात करें कि मनुष्य के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए चिकित्सा संबंधी निर्देश विशेष रूप से वास्तव में अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। आरंभिक अगर देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ प्राप्त होते हैं? अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत में वैदिक काल में ही चिकित्सा शास्त्र का पर्याप्त विकास हो चुका था। हो गया। इस शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में से ज्ञात होता है कि राजगृह में जीवक नाम का एक महान वैद्य था। जीवक नाम का एक वैद्य होता था। चिकित्सा शास्त्र पर सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो मिलता है चरक संहिता। तो जो प्रश्न आएंगे वो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। चरक संहिता, चरक, चिकित्सा शास्त्र, बस ये इस तरह से हिंट दिए जाएंगे। चिकित्सा शास्त्र आ गया तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जितने भी ग्रंथ उनके बारे में लिखना पड़ेगा। चरक संहिता आ गया तो चरक संहिता जो ग्रंथ है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, और उसके लेखक है चरक है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। इसी तरह केवल चरक आ गया तो लेखक के बारे में लिख करके उसने जो ग्रंथ लिखा हो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। चाहे चरक आ जाए या चरक संहिता आ जाए, दोनों में उत्तर लगभग सेम ही होगा, बराबर होगा। तो सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? चरक संहिता। इसके रचयिता चरक थे। उनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। यद्यपि कुछ विद्वान इन्हें 600 ईस्वी पूर्व में रखते हैं। इस ग्रंथ के 8 विभाग हैं जिन्हें स्थान नाम दिया गया है। ये बेसिक्स बातें आपको पता होनी चाहिए, संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। 8 स्थान कौन कौन से हैं, 8 विभाग कौन से, 8 अध्याय कौन कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। इस तरह से टोटल 8 स्थान है चरक संहिता में। इसमें गद्यमयी संस्कृत भाषा में शल्य चिकित्सा से इतर चिकित्सा के सभी अंगों का विवेचन किया गया है। चिकित्सा के जितने भी अंग है, शल्य चिकित्सा मतलब जिसमें चीर फाड़ करके अंगों का जोड़ा जाता है, इस तरह से उसके बारे में, उसको छोड़ करके और बाकी लगभग सभी विषयों का यहाँ पर बताया गया है। निदान और चिकित्सा के साथ त्रिदोष के सिद्धांत के प्रतिपादन में दार्शनिक पक्ष का भी पर्याप्त विचार किया गया है। आयुर्वेद का दूसरा प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। पहला चरक संहिता है, दूसरा सुश्रुत संहिता है। आचार्य सुश्रुत का समय टिप्पणी पूछी जा सकती है, दोनों तरह से पूछी जा सकती हैं। यहाँ पूछी जा सकती है कि सुश्रुत भी के विषय में पूछा जा सकता है या सुश्रुत संहिता उसके विषय में पूछा जा सकता है। दोनों दृष्टियों से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आचार्य सुश्रुत का समय ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में माना जाता है। इस तरह से इसका जो समय है ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में लगभग माना जाता है। पहले चरक संहिता लिखी गई है, बाद में सुश्रुत संहिता लिखी गई है। इस ग्रंथ के 6 भाग है या 6 अध्याय इस ग्रंथ के। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, देख रहे हैं तो लगभग सामान्य दोनों में कुछ बराबर ही है। उसमें भी सूत्र स्थान है। इसे याद करने का तरीका क्या है? आप कंपेयर कर लें कि जो चरक संहिता में वो और इसमें कौन कौन से समान है। सूत्र स्थान उसमें भी है, निदान स्थान उसमें भी है, उसमें भी शरीर स्थान है, चिकित्सा स्थान इसमें भी है, कल्प स्थान अगर देखेंगे वो भी इसमें है। तो 5 तो सेम ही है।
एक उत्तर तंत्र, ये एक नया है। जो उसमें 8 थे अध्याय, 8 में इसमें 6 हैं, 6 में से 5 तो सेम ही है, एक नया है। तो ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं, ये याद करने का तरीका, कि कोई ये जो तथ्य हैं वो तथ्य याद करने पड़ेंगे। और याद करने का, जैसे आप में से कई विद्यार्थियों ने बीएड भी कर रखी होगी, कुछ टीचिंग भी कर रहे होंगे, तो एक तरीका होता है कुछ तथ्य याद करने का, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का ट्रांसफर करना। क्या आपने पहले कुछ चीजें याद की थी, उन पहले की चीजों को जब नई चीज याद कर रहे हैं तो उनसे कंपेयर कर ले, कि पहले आपने जो याद किया था और अब याद कर रहे हैं, पहले से जो याद किया है उसमें और अब में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। कुछ समानताएं तो दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं, कि वो चीजें पहले भी आ चुकी हैं। विभिन्नता क्या है, वो चीजें और ऐड कर लें उसमें। ये होता है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि पहले के नॉलेज का ट्रांसफर कर लेना। इसी तरह अगर आपने एक बार चरक संहिता के बाद अध्याय याद कर लिए, तो दोबारा 6 अध्याय याद करने की आवश्यकता नहीं है सुश्रुत संहिता की। आपने देखा कि चरक संहिता के 5 अध्याय तो सुश्रुत संहिता में भी है। आप कोशिश करें उन 5 अध्यायों को चरक संहिता में उसी पहले कंटिन्यूएशन में लिख लें। अब ये 5 कौन से, उसको याद करने का तरीका क्या है, कि आप पहले सुश्रुत संहिता के ही 5 अध्याय याद कर लें। 5 ये मतलब सुश्रुत संहिता के, और 3 अध्याय लगभग और अलग कर लें उसको, तो 5 और 3 8, ऐसे उसका विभाजन कर ले चरक संहिता का, और फिर एक अलग से हो गया। तो 9 चीजें याद करते ही आपको कितनी चीजें याद हो गई, 8 और 6 14 चीजें याद गई। आपने चीज याद की, 9 याद हो गई 14। आपको डिफरेंस है, 5 का फायदा हो गया आपको, 5 आपने कंपेयर कर लिया आपस में। जो बहुत सारे, जब विशेषकर इस तरह का जो आप याद करेंगे, जो शास्त्र परंपरा, बहुत सारे ग्रंथों के नाम आएंगे, बहुत सारे उसके अध्यायों के नाम आएंगे, उनके लेखकों के नाम आएंगे, तो तब ये समस्या आती कि शुरुआत में समस्या नहीं आती। जब आप देखेंगे आपने 50 ग्रंथों के नाम याद कर लिए, उसके अध्यायों के नाम कर लिए, तो जब कुछ देर के बाद सोचोगे तो आप पजल हो जाएगी, कौन से के कौन से अध्याय थे, कौन से का कौन सा राइटर था। कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, आप उसको छांटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अगर तुलनात्मक करेंगे तो उसको याद करना आसान होता है। कॉम्बिनेशन भी बनाए, तो यहाँ तो देखो आसान है, चरक संहिता का चरक, सुश्रुत संहिता सुश्रुत, ये ग्रंथ के साथ ही लेखक का नाम है जुड़ा हुआ है। कुछ ग्रंथ ऐसे आएंगे जहां ग्रंथ का नाम अलग होगा, लेखक का नाम कुछ अलग होगा, तो वहां पर भी मुश्किल आ जाएगी कि ये याद करना कि इसका लेखक कौन है। तो उसका भी आपस में कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करें, तालमेल बैठाएं, कि कुछ न कुछ ऐसा तालमेल करें कि इसमें अगर कोई अक्षर आया हुआ है और वही उसके साथ तालमेल बैठाए, उसमें भी कोई है, तो ये मतलब इसका ये इस अक्षर से की शुरुआत होती है लेखक के लिए। तो ऐसे के आप याद करने को कहते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू एवरीथिंग डिफरेंटली। जो सफल व्यक्ति होते हैं कुछ अलग कार्य नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ऐसा शिव खेड़ा ने कहा है, यू कैन विन पुस्तक है कि जीत आपकी, कभी समय लगे तो पढ़ना, उसमें उन्होंने बताया। तो इसलिए एक कार्य करने का आपको ढंग आना चाहिए कि आपने इसको याद कैसे करना है। यही एक विद्यार्थी सामान्य रूप से 1-2 घंटा वही किताब एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, वही दूसरी पढ़ रहा है, और एक विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, अच्छे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, परीक्षा में सफल भी नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये कि उसका पढ़ने का तरीका सही नहीं है, वो तरीका सुधारने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा तरीके पर चर्चा कर रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी इस पेपर की, इसकी ही नहीं, उस और पेपरों की तैयारी ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके शरीर स्थान के विषय में विस्तार से लिखा गया, इसमें जो शरीर स्थान है इसके विषय में विस्तार से लिखा गया, और शल्य जो क्रिया के महत्व तथा उसके क्रियात्मक पक्ष को प्रदर्शित किया है। अब क्या उसमें शल्य चिकित्सा नहीं थी, एक अंतर भी आ गया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में क्या अंतर है? चरक संहिता में शल्य चिकित्सा को छोड़कर बाकी सभी चिकित्साओं का वर्णन है, यहाँ पर शल्य चिकित्सा में विस्तार से बताया गया है। शल्य चिकित्सा जिसमें ऑपरेशन करना है, चीर फाड़ करना है, कि उसके बारे में बताएगा। तो ये देखें कि लगभग इतने साल पहले, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी, तो आज से लगभग 2000 साल पहले, जब भी हमारे देश में ऑपरेशन आदि की प्रक्रिया की जाती थी, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ ऐसा।
उनके उनके यंत्रों के बारे में लिखा हुआ कि किस तरह के यंत्र होते थे चीरफाड़ करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। तो कई कहते हैं ना कि ये तो संस्कृत आदम के जमाने की भाषा, आज के समय में इसका क्या वास्तव में महत्व है। आप देख सकते हैं कितने आधुनिक वास्तव में ये है। विस्तार से देखें। आवश्यकता अनुसार इन्होंने फिर कहा है शल्य में प्रयोग में आने वाले, तो शल्य का वहां पर वर्णन किया गया, शल्य चिकित्सा विस्तार से लिखा गया, शल्य के महत्व और उसके क्रिया पक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। शल्य प्रक्रिया में प्रयोग में आने वाले विविध उपकरणों का भी विधिवत परिचय करवाया गया है। उपकरण बताए गए कि कौन कौन सा उपकरण कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उपकरणों के चित्र भी दिए गए हैं, कौन सा उपकरण कहाँ कैसे काम आएगा, चित्र भी दिया गया है। चरक और सुश्रुत दोनों ही ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में 7वीं 8वीं शताब्दी में हो चुका था, अरबी में। तो इससे पता लगता है कि कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। चरक और सुश्रुत के अतिरिक्त आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यों में वाग्भट का नाम आता है। वाग्भट नाम के 2 अलग अलग ग्रंथकार हुए, वाग्भट भी अलग अलग हुए। उन्होंने अलग अलग 2 ग्रंथ लिखे। सिंह गुप्त के पुत्र वृद्ध वाग्भट 7वीं शताब्दी हुए थे। इन्होंने अष्टांग संग्रह तथा वास्तव में अवलोकितेश्वर की रचना की, और द्वितीय वाग्भट 8वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने अष्टांग हृदय संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाइन है, आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय तीनों भृतत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। चरक, सुश्रुत और वास्तव में चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय, जो 3 ग्रंथ हैं भृतत्रयी। जैसे काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भृतत्रयी कौन कौन सी हैं? भृतत्रयी ग्रंथ बताएंगे कोई विद्यार्थी? काव्य के क्षेत्र में, संस्कृत काव्य के क्षेत्र में 3 ग्रंथ कौन कौन से भृतत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं? 3 महाकाव्य कौन कौन से हैं बताइए आपके। हाँ जी, चरितम सर। कौन सा? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैष्ठिकम। वेरी गुड। कितने कितने सरग तीनों में तो बताएगा 22 क्या? 18 सर, 20 और 22। 18, 20, 22। वेरी गुड। तो 18 किस में है? 18 सर शिशुपाल वध में नहीं, शिशुपाल किस में 18? तो 20 सर नचित चरितम में 22 है। नहीं, हाँ और किरात अर्जुनम में सर 18। हाँ 18। और शिशुपाल वध में? शिशुपाल वध में 20 सर। हाँ 20 नंबर। तो जिस क्रम में लिखे गए हैं सबसे पहले प्राचीन जो ग्रंथ जो है क्या है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम सबसे पहले लिखा गया, उसमें 18 सर्ग हैं। तो शिशुपाल वध लिखा गया, उसमें 20 सर्ग हैं। और फिर वास्तव में नैष्ठिकम लिखा गया, वो वास्तव में 22 है। इसके राइटर कौन कौन है? किरात अर्जुनम के सर माघ सर, शिशुपाल वध के सर किरातार्जुनीयम 12वीं। शिशुपाल वध के शिशुपाल के 12 और नैष्ठिकम के किरात अर्जुनम के 12वीं और 12वीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो बीच से पूछ रहा हूँ कि आप कुछ विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा बेहतर करें। ये चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर टेस्टों में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं, महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है। और ये वैसे तुम्हारी तो 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ था सिलेबस में ये चीजें सारी। संस्कृत साहित्य का इतिहास आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इतनी जल्दी भूल भी गए बहुत सारे विद्यार्थी। और शायद ये मैंने ही पढ़ाया हो ये पेपर भी आपको लास्ट सेमेस्टर में भी, लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो इस तरह से इसी तरह यहाँ आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भृतत्रयी ये 3 ग्रंथ हैं। फिर है माधव निदान। इंदुकर के पुत्र आचार्य माधव कर्क ने 8वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की। इस ग्रंथ का दूसरा नाम वास्तव में ऋग्वी निश्चय भी लिया जाता है। इसमें समस्त रोगों के लक्षणों का गहन विचार किया गया कि किस किस रोग के क्या क्या लक्षण हैं। देखो ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है।
फिर वास्तव में सांगधर संहिता वास्तव में 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी में आचार्य वास्तव में सारंगधर ने इस संहिता में अपनी जीवन की सफलता पूर्वक अनुभव किए गए औषधि प्रयोगों और योग का वर्णन किया है। फिर भाव प्रकाश है 16वीं शताब्दी में आचार्य भाव मिश्र ने औषधियों के नाम तथा गुणों का वर्णन किया है, भाव प्रकाश में किया है। यह आजकल वास्तव में मीडिया के समान इस तरह से। फिर गणित और ज्योतिष ये सामान्य रूप से चरक सही से इसमें दिया गया है। फिर अगर देखा जाए कि गणित शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। गणित शास्त्र के 3 अंग माने गए हैं। जो गणित शास्त्र है उसके तीन अंग माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? अंग गणित, रेखा गणित और बीज गणित। इन सभी का प्रारंभ वैदिक संहिताओं में मिलता है। अंग गणित ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इकाई दहाई के अनुसार 10-10 की गणना के उल्लेख मिलते हैं। 1 से 9 तक के अंक और 10वां शून्य के द्वारा 10, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत आदि की गणना, जिसे दशमलव वास्तव में प्रणाली कहते हैं, भारत में ऋग्वेद और यजुर्वेद के काल से चली आ रही है। पतंजलि मुनि के योग शास्त्र या योग सूत्र पर भाष्य लिखने वाले व्यास ने 10 गुणोत्तर पद्धति का उल्लेख किया है। 505 ईस्वी के लगभग वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में इकाई की ओर से दाएं और बाएं उत्तरोत्तर 10 गुणा होने का प्रयोग किया है। इससे पहले 1976 में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में घनमूल और वर्गमूल निकालने की विधि का भी वर्णन किया है। इससे पता लगता है कि जो गणित शास्त्र है उसके वास्तव में मूल जो सूत्र हैं वो संस्कृत के ग्रंथों में मिलते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य एवं पर चंद्रमा की छाया से सूर्य ग्रहण तथा चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया से चंद्र ग्रहण होता है। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की और भास्कर आचार्य ने लीलावती नाम की अंक गणित की पुस्तक संस्कृत में लिखी और 1000 ईस्वी में श्रीधर ने भी वर्गमूल और घनमूल आदि की अतिरिक्त एक नियम को सामने रखा। एक महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा मैं दोबारा रिवाइज करूंगा कि आप देखिए कि आर्यभट्ट उसका जो काल है 476 ईस्वी है, लगभग 5वीं शताब्दी है। और इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और लगभग बाद में आपने पता होगा कि आज तक जो पाश्चात्य जो हैं वो मानते हैं कि पाश्चात्य ने बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो गैलीलियो आदि है या और जो आप भूगोल के अच्छे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने ये बताया, लेकिन ये हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था अगर देखा जाए तो। और वो उस समय तक 6वीं शताब्दी में भी पाश्चात्य देशों को ये पता ही नहीं था। वो धरती को चपटी मानते थे कि चपटी है या सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगर किसी ने ये कह दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी में बताया गया वहां कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों ने कहा कि ये तो हमारे ईश्वर का वास्तव में गॉड का अपमान है, क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य वास्तव में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये धर्म के विरुद्ध बात कर रहा है, इसको मौत की सजा सुनाई जाए। तो वैसे किसी व्यक्ति ने अगर लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में भी कहा तो वो भी स्वीकार नहीं किया गया। और यहाँ पर भारत में 5वीं शताब्दी में 476 ईस्वी में ये बता दिया गया कि वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारी जो साइंस है, हमारे शास्त्र हैं, पाश्चात्य शास्त्रों से कई गुना आगे थे। लेकिन समस्या क्या रही कि कुछ काल के बाद में ऐसी स्थिति आई कि
कुछ व्यक्तियों ने अपने तक सीमित रख लिया उन शास्त्रों को, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया गया। कुछ परसेंट, लगभग 50% ये कर दिया गया कि जो अक्षत्रिय है वो केवल युद्ध संबंधी शास्त्रों को पढ़े, वैश्य है केवल वाणिज्य संबंधी व्यापार संबंधी शास्त्रों को पढ़े, शूद्र को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और साथ में महिलाओं को भी शास्त्रों का पढ़ने का एक समय ऐसा हो गया कि आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 50% जनसंख्या तो महिलाएं ही हैं, तो अपने आप 50% जनसंख्या को दूर कर दिया गया शास्त्रों से, और बाकी 50% बची, उसमें भी इससे भी लगभग 30-40% भी सभी शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्षत्रिय को भी वैश्य को भी। तो केवल जनता ही बची, और 10% जनता भी केवल उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी जिससे उसकी आजीविका चल रही थी। केवल यज्ञ हवन, इस तरह से जो साइंस संबंधी शास्त्र थे, जो वास्तव में आयुर्वेद के शास्त्र थे, जो गणित शास्त्र थे, उन शास्त्रों का धीरे 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 उनका विलोप होता चला गया और आम जीवन तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाया। तो ये कुछ कारण रहे जो वास्तव में अन्य देशों से, अन्य क्षेत्रों से हमारा ज्ञान आगे होते हुए भी, पहले उस शास्त्रों में लिखा हुआ होते हुए भी, और बाद में कुछ पाश्चात्य देश ये क्लेम करते हैं कि हमने बताया, कि बाद में लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में जाके कहते हैं कि हमने आविष्कार किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जबकि 200 साल पहले हम बता चुके थे ये चीजें, हमारे आचार्यों ने बता दिया था। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। आगे रेखा गणित है। वैदिक काल में यज्ञों के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ कुंड और वेदियां बनाने के लिए विधिवत कोण आदि नापकर आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोण आदि रूप बनाए जाते थे। ऋग्वेद में प्रमा, प्रतिमा, प्रीति आदि रेखा गणित के पारिभाषिक शब्द आते हैं। बोधायन, कात्यायन और आपस्तप शुल्ब सूत्रों में, जिनका समय 800 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यज्ञ वेदियों के बनाने और उसके नाप, जोख, कोण आदि का विवरण देते हुए माना जाता है, देते हुए समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का भी उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में भी इसका प्रयोगात्मक विवरण है। आगे चलकर ब्रह्मगुप्त ने इसे और भी स्पष्ट किया, तथा जो सिद्धांत पाइथागोरस के नाम से के साथ जोड़ा जाता है कि पाइथागोरस ने इसका आविष्कार किया, जबकि वो चीजें हमारे शास्त्रों में पहले लिखी हुई थी, क्लेम दूसरा कर रहे हैं, पैटर्न उन्होंने अपने नाम से करा दिया। बड़ी समस्या है कि जो चीजें हमारी अपनी हैं, हमने उसके महत्व को नहीं समझा। जब पाश्चात्यों ने उस पर मोहर लगा दी ये चीज सही है, तब हमने स्वीकार किया। हमने विवेकानंद को नहीं माना जब तक वो विवेकानंद थे। जब वो अमेरिका में गए, वहां से विवेकानंदा बनकर लौटे, तब हमने उसका सम्मान किया कि विवेकानंद अमेरिका में उन्होंने जाके ऐसा भाषण दिया कि अमेरिका के लोग भी प्रभावित हो गए, तब हमने उसका सम्मान किया। जब तक वो विवेकानंद थे तब तक नहीं माना। जब तक रामायण थी, रामायण को हमने नहीं माना। वो पाश्चात्य देशों में जाकर रामायणा बन के जब से लौटी, तब हमने उसको माना। महाभारत को नहीं माना, मैं महाभारता बन के वहां से लौटा जब माना।